आज रविवार है और हम लोग फिर से आप लोगों के सामने लाइव उपस्थित हैं। विषय वही है, परिवार व्यवस्था। पिछले बार हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया था कि परिवार व्यवस्था क्यों आवश्यक है। यह निष्कर्ष निकला था कि परिवार व्यवस्था को सक्रिय किए बिना समाज व्यवस्था ठीक से चल ही नहीं सकती है। हम चाहे जितना भी जोर लगाएंगे, अगर सीधा व्यक्ति पर कानून का नियंत्रण करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है, वो बिल्कुल गड़बड़ है, जैसा अभी वर्तमान में हो रहा है। उसके लिए क्रम से नियंत्रण करना पड़ेगा, और वह जो क्रम से नियंत्रण है, उस क्रम में परिवार व्यवस्था सबसे पहली इकाई है। परिवार में अगर अनुशासन होगा और उस अनुशासन को जब कोई तोड़ेगा, तब ऐसे कुछ लोगों पर कानून हस्तक्षेप करेगा, सबके ऊपर नहीं। इसका मतलब यह है कि हम परिवार व्यवस्था से स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि भाई समाज में अगर 135 करोड़ लोग हैं तो परिवार में छांट करके निकाल दिया कि ये 5 करोड़ लोग जो हैं ये अनुशासित नहीं है। फिर गांव में छांट के निकाल दिया कि ये 20 लाख लोग अनुशासित नहीं है। तब 20 लाख लोगों पर सरकार को नियंत्रण देखभाल करनी पड़ेगी, 135 करोड़ लोगों पर नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए परिवार को व्यवस्था की पहली इकाई माना जाना चाहिए और परिवार व्यवस्था को सशक्त और संवैधानिक तरीके से पूरी तरह सक्रिय करने की अनिवार्य आवश्यकता है। करना चाहिए नहीं, अनिवार्य आवश्यकता है। जरूर परिवार व्यवस्था होनी ही चाहिए, ये हम लोगों ने एक बात तय किया। तो दोबारा में ये तय किया था कि परिवार व्यवस्था में जो आधुनिक परिवार व्यवस्था है, जो पश्चिम से आ रही है, जो कानूनों के माध्यम से हमारे सामने जो परोसी जा रही है, वो घातक है, बिल्कुल ही असफल है। वो परिवार को तोड़ने वाली व्यवस्था है। उस परिवार में कोई थोड़ा मोड़ा सुधार करके उसको जीवित नहीं किया जा सकता, उसको लागू नहीं किया जा सकता उस परिवार व्यवस्था। क्यों? जैसे अगर हम लोग विचार करें कि भारत में खास करके परिवार व्यवस्था का मुख्य केंद्र तो या तो भारत है या इस्लाम है परिवार व्यवस्था में। तो अब भारत का अगर आकलन करें तो भारत में अभी भी करीब 95-97% परंपरागत परिवार व्यवस्था जिंदा है। भले ही उसका थोड़ा सा कमजोरी आई स्वरूप में, उसमें थोड़ी 2-4% आधुनिकता घुस गई है, और 2-3% परिवारों में आधुनिक व्यवस्था लागू हुई है पूरी तरह से, करीब करीब। लेकिन जब सर्वे किया जाएगा तो आधुनिक व्यवस्था वाले जो परिवार हैं वर्तमान में, उन परिवारों में तलाक ज्यादा मिलेंगे, उन परिवारों में टूटन ज्यादा मिलेगी, मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा उन परिवारों में, उन परिवारों में चरित्रहीनता बहुत ज्यादा मिलेगी, पति पत्नी में अविश्वास मिलेगा उन परिवारों में। तो विचारणीय प्रश्न ये है कि 95% परिवारों में मुकदमेबाजी कम है, तलाक कम है, अविश्वास कम है, टीम भावना ज्यादा है। 95-97% जो परिवार हैं, जो परंपरागत परिवार हैं, उनमें टीम भावना बनी हुई है, और आधुनिक परिवारों में खींचतान बन गई है। तो इसलिए आधुनिक परिवारों पर तो सोचना ही गलत है पूरा। लेकिन एक बात और है कि परंपरागत परिवार व्यवस्था, आधुनिक परिवार व्यवस्था और कानूनी परिवार व्यवस्था का जो संयुक्त
स्वरूप है, मिला जुला रूप है अपने सामने, इसको टक्कर नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमारी परंपरागत परिवार व्यवस्था में भी कुछ रूढ़िवाद आ गया। वास्तव में होता क्या है समाज में कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें धीरे धीरे सुधार होते रहते हैं। रूढ़ी नहीं बनना चाहिए उसको। एक टीम होती है जिसको विचारक कहते हैं, वो लोग उस पर विचार करके सुधार बताते हैं कि अब इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। लेकिन परंपरागत परिवार व्यवस्था में हम संशोधन समझे ही नहीं, अब करने की स्थिति ही नहीं रही, विचार ही बंद हो गया, चिंतन मंथन बंद हो गया, परिवार व्यवस्था रूढ़ हो गई, और रूढ़ हो गई तो हम इस आधुनिक गंदी शब्द मैं बता रहा हूं, हमारी ये जो परिवार व्यवस्था है, ये गंदी आधुनिक परिवार व्यवस्था और कानूनों परिवार व्यवस्था से टक्कर लेने में कमजोर पड़ रही है। वो लोग हावी हो जा रहे हैं। इसका उपाय क्या है? हम इसमें संशोधन करें अपनी परिवार व्यवस्था में। आधुनिक परिवार व्यवस्था तो बिल्कुल ही उसके तरफ तो जाना ही उचित नहीं है, वो तो टिक ही नहीं सकती है, बिगाड़ देगी सब। लेकिन परंपरागत परिवार व्यवस्था में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, जिससे हम आधुनिक परिवार व्यवस्था से भी टकरा सके और अपने परिवार व्यवस्था की आई कमियां भी दूर कर सके। हमारा यही उद्देश्य नहीं है कि हम टकराने के लिए ही सुधार करें। हमारी अगर कमी आ गई है तो हम अपनी परिवार व्यवस्था में सुधार करें। अब मुख्य प्रश्न ये है कि क्या क्या सुधार आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि परिवारों में संपत्ति के झगड़े बहुत होते हैं। तो जो संपत्ति के बारे में जो झगड़े होते हैं, पुराने समय में नहीं होते थे, क्योंकि पुराने समय में संपत्ति का अधिकार ही नहीं था कुछ किसी का। अब वर्तमान समय में संपत्ति होने लग गई, तो संपत्ति के झगड़े होने लग गए। एक हो रहा है कि संपत्ति का झगड़ा, परिवार व्यवस्था का पूरा जो परिभाषा है, उस परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। एक बात आप विचार करिए कि हमारा एक परिवार जो व्यवस्था है, ये परिवार व्यवस्था एक टीम वर्क है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग मिल करके एक हम लोग अलग अलग दुकान खोल दिए, ऐसा नहीं है, टीम वर्क है। तो जब टीम वर्क है तो उसका लाभ भी संयुक्त होगा, नुकसान भी संयुक्त होगा। परिवार में अगर कोई बीमार पड़ेगा तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, परिवार का सदस्य बीमार पड़ा। कोई अगर मरा तो परिवार का सदस्य मरा, व्यक्ति नहीं मरा। अगर कोई चीज मिलती है, आज भारत के प्रधानमंत्री को अगर दुनिया से कोई बाहर से अवार्ड मिल जाए कोई, तो व्यक्ति को नहीं मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला। वो देश का होगा, व्यक्ति का नहीं होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री की कोई बदनामी होती है तो देश की बदनामी होगी। तो ये टीम वर्क ऐसा होता है। तो जब संपत्ति अलग अलग अगर परिवार में रखने की व्यवस्था होगी तो परिवार लड़ेगा ही, टूटेगा ही, उसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए परिवार में पूरी संपत्ति संयुक्त होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी ही नहीं चाहिए। एक संयुक्त संपत्ति। और दूसरा, परिवार बनाने का उद्देश्य यह है कि ऊपर की जो सरकारी व्यवस्था है उस पर बोझ कम हो। परिवार में होना चाहिए अनुशासन, तो स्वशासन, व्यक्ति हो स्वशासित, परिवार हो अनुशासित, और जो स्वशासित भी ना हो और अनुशासित भी ना हो तब होगा शासित। तो शासन होगा सरकार का, अनुशासन होगा परिवार का,
स्वशासन होगा व्यक्ति का, तो परिवार के अंदर अनुशासन होना चाहिए। अर्थात परिवार का कोई सदस्य यदि कोई अपराध करता है तो परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी। ये परिवार इसको नहीं रोक पाया, गलती किया है, परिवार उसको निकाले। ये कैसे होगा साहब कि हमारा एक लड़का डकैती कर दिया और हम चिल्ला रहे हैं हमारा लड़का निर्दोष है, हमारा लड़का निर्दोष है, जबकि हम जानते हैं कि वो दोषी है पूरा। इसके बाद भी हम उसको बचाते हैं, न्यायालय में जाकर के जमानत लेते हैं, हमारा लड़का निर्दोष है। अगर आप किसी को निर्दोष कहते हैं और प्रमाणित करते हैं, गारंटी लेते हैं, अगर वो वास्तव में दोषी है और आप जानते हैं कि दोषी है और आप जाकर उसको निर्दोष कहते हैं, तो आपको भी दंडित होना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ है? तो पहली बात यह है कि संपत्ति संयुक्त होनी चाहिए और पूरी तरह से उपलब्धियां भी सबकी संयुक्त होनी चाहिए। अर्थात संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व, सबका मिला जुला उत्तरदायित्व होगा। आप अगर किसी को कह रहे हैं कि ये निर्दोष है तो आप जानबूझ करके झूठ नहीं बोल सकते समाज के सामने, पूरा परिवार उसके लिए दोषी है। आप अपने परिवार को रोकिए। तो नियंत्रण यहां से शुरू होना चाहिए। पहली बात, परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। अगर आपने परिभाषा बदल दी, संयुक्त संपत्ति, सारे संपत्ति के झगड़े खत्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, क्योंकि संयुक्त संपत्ति है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है ही नहीं है। कोई मनमाना खर्च कर ही नहीं सकेगा क्योंकि संयुक्त संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति वहां नहीं है किसी की भी। कोई किसी को मनमाना दे नहीं सकेगा, कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा, टैक्स चोरी नहीं कर सकेगा। टैक्स चोरी करेगा तो पूरा परिवार जिम्मेदार होगा ना। सबके अलग अलग तो खाते होंगे नहीं वहां बैंक में। बैंक में तो परिवार का खाता होगा, एक खाता होगा। ये सारा बहुत कुछ उससे एक निपट जाएगा। एक दूसरा परिवार में विवाद पैदा हो रहा है, जेनरेशन गैप। परिवार में जो बड़ा आदमी है वो अपना अलग, क्योंकि भाई उस पुराना जो आदमी है वो पुराने सिस्टम से चल रहा है, उसको आधुनिक का ज्ञान नहीं है। जो नया है उसको पुराने का ज्ञान नहीं है, और इनके बीच में जनरेशन गैप हो जा रहा है पूरा का पूरा। पुराने जमाने में तो इतना जनरेशन गैप नहीं था, क्योंकि 16 साल 17 साल का लड़का हुआ तो उसको बच्चा पैदा हो गया, 18 साल में बच्चा पैदा हो गया, तो जनरेशन गैप कम था। अब संतान पैदा हो रही है 32-33 में, तो जनरेशन गैप हो जा रहा है। ये जनरेशन गैप भी दूर होना चाहिए परिवार के अंदर। जो नया है वो समझता है कि ये पुराने लोग ये सब रूढ़वादी हो गए, कुछ नहीं समझते हैं, एकदम से सब हम लोग की प्रगति रोक दे रहे हैं। नया जो है ये भौतिकता की ओर तेज गति से बढ़ना चाहता है, और पुराना जो है वो नैतिकता पर चिपके रहना चाहता है। ये भौतिकता और नैतिकता का भी टकराव पैदा होता है। इसके समाधान के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि एक परिवार का मुखिया होगा, वो मुखिया चुना हुआ लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। परिवार का मुखिया, एक परिवार का मुखिया होगा, और एक परिवार या वही परिवार या ऐसे लोकतांत्रिक परिवार में, मान लीजिए हमारे 4 लड़के हैं और चारों अलग अलग हो गए, चारों मिल करके तो एक परिवार, अलग अलग परिवार, 4 परिवार हो गए। लेकिन मैं तो परिवार का बुजुर्ग हूं, मैं चारों को अलग अलग नहीं कर सकता, तो मैं हो गया कुटुंब का मुखिया। उसको कुटुंब कह सकते हैं, संयुक्त परिवार कह सकते हैं। तो एक संयुक्त परिवार का प्रमुख होगा, उसको मुखिया कह सकते हैं या प्रमुख कह सकते हैं, संयुक्त परिवार का या कुटुंब का। वो सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति होगा,
वो चुना नहीं जाएगा, वो नियुक्त होगा, सेलेक्टेड नहीं, माने इलेक्टेड नहीं होगा वो। तो वो सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति होगा और वह सबसे सम्मानित होगा। जैसे अधिकार क्या होंगे, तो जो परिवार का जो प्रमुख होगा, संयुक्त परिवार का प्रमुख होगा, वो एक प्रकार का राष्ट्रपति के समान होगा, सर्व सम्मानित पद। उसकी भूमिका वहां सरकार के पास राष्ट्रपति के समान होगी, उसके नाम से परिवार चलेगा, वो सबसे सम्मानित होगा पूरे परिवार में। उसका सारा आदेश मुखिया मानेंगे, चाहे एक मुखिया होगा चाहे 4 मुखिया होंगे, सभी मुखिया उसका आदेश मानेंगे, वो निर्णायक होगा। और मुखिया का आदेश सभी सदस्य मानेंगे। ये परिवार का सिस्टम होगा। लेकिन परिवार का प्रमुख किसका आदेश मानेगा? तो परिवार का प्रमुख जो होगा वो पूरे परिवार का आदेश मानेगा। वो तानाशाह नहीं है कि जो चाहेगा सो करेगा। अर्थात मुखिया अगर समझता है कि परिवार का प्रमुख गलती कर रहा है तो मुखिया परिवार के सामने अपील कर सकता है। परिवार का कोई सदस्य अगर समझता है कि मुखिया गलत आदेश दे रहा है, गलती कर रहा है, तो प्रमुख के सामने अपील कर सकता है, प्रमुख बैठ करके निपटाएगा। इस तरह से परिवार में 2 पद होने चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान बना रहेगा, उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, हीन भावना नहीं आएगी। आज क्या है कि जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, बहुत चाहे कितना भी हो, उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो जा रही है, लड़कों से उसकी पहचान हो रही है। उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, मैं इनके यहाँ खा रहा हूँ, मैं लड़कों का खा रहा हूँ, एकदम। इससे उसकी उम्र घटती है बुजुर्ग की, उसको सम्मान नहीं मिलता है। घर में बैठे बैठे आप कुछ भी बोलते रहते हैं। ये सब बातें, तो ये जो जेनरेशन गैप पैदा हो रहा है, ये जेनरेशन गैप भी बहुत घातक है। और इसलिए दूसरा संशोधन ये होना चाहिए कि परिवार में एक मुखिया होना चाहिए और परिवार या परिवारों को मिलाकर एक संयुक्त परिवार हो और उस संयुक्त परिवार का एक प्रमुख हो, उसकी भूमिका राष्ट्रपति के समान हो, सम्मानित हो, लेकिन परिवार के सारी व्यवस्था परिवार का मुखिया करे। ये जेनरेशन गैप भी इससे खत्म हो जाएगा। तीसरा, इस परिवार व्यवस्था से, इस परिवार व्यवस्था में जो हम लोग सोच रहे हैं, इसमें परिवार का एक अपना संविधान होगा। उस संविधान के मुताबिक मुखिया, प्रमुख, सारे लोग काम करेंगे। कैसे चुना जाएगा, कितनी अवधि होगी, मुखिया कई साल में बदला जाएगा। मान लीजिए कि प्रमुख है एकदम ही अक्षम है, वे पागल है, इतना बीमार है, इतना ज्यादा बीमार है कि उठ बैठ नहीं सकता है एकदम, तो उसकी जगह संविधान बना जो बनाएंगे उसमें तय करेंगे भाई इसकी जगह दूसरे को रख देंगे, ये चाहे उसके नीचे वाला अधिक उम्र का व्यक्ति हो जाएगा, तो हम लोग रख सकते हैं। पूरा परिवार में हर व्यक्ति के समान अधिकार होंगे। इस तरह से हम लोग परिवार जो बनाएंगे इसमें कानून का दखल बंद हो जाएगा, सरकारी कानून का। हम अपना संविधान बनाएंगे और इस प्रकार हम अपना जो संविधान बनाएंगे वो आंतरिक संविधान बनाएंगे, अपने परिवार तक सीमित होगा। सरकार का जो संविधान होगा वो परिवारों के आपसी संबंधों के लिए होगा, परिवारों के, परिवार के आप नहीं, परिवार के आंतरिक मामलों में हमारा सरकारी संविधान किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता है आंतरिक मामलों में। और परिवारों के आपसी विवाद जब पैदा होंगे तो हमारा सरकारी संविधान कानून बनाएगा, दखल देगा। ये एक तीसरी बात होनी चाहिए।
चौथी बात कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के समान अधिकार होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि ये महिला है तो ये पुरुष है, तो ये ज्यादा कमाता है, ये कम कमाता है। कि परिवार आपस में तय करे बैठ करके कि महिला के क्या अधिकार होंगे, पुरुष के क्या अधिकार होंगे, लेकिन सबका संविधान में सबके अधिकार समान होंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। संपत्ति में कोई भेद नहीं हो सकता है, संपत्ति सबकी बराबर होगी। मुख्य बात यह है कि परिवार के सारे अधिकार ज्वाइंट होंगे, व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होगा अलग से। इसका मतलब क्या हुआ कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के केवल कर्तव्य होंगे, अधिकार नहीं होंगे। एकदम सारा झगड़ा तो आजकल है अधिकार का, कि कर्तव्य करना ही नहीं है, खाली अधिकार दो, हमको ये अधिकार, हमको ये अधिकार। सड़क पर चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, लूट लो सारा हिंदुस्तान, हमारी मांगे पूरी हो। मार के भगाना चाहिए इस प्रकार के लोगों को, हमारी मांगे पूरी हो। बहिष्कार करिए ये हमारी मांगे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बाहर तुम्हारी मांगे पूरी हो सारे, इस प्रकार के जो लोग हैं। तो परिवार में कोई मांग का प्रश्न नहीं है, टीम वर्क है। और इसलिए परिवार में प्रत्येक सदस्य के केवल अधिकार होंगे, कर्तव्य अधिकार होंगे ही नहीं किसी के भी। अधिकार सबके ज्वाइंट होंगे, केवल एक अधिकार उसके पास रहेगा अपने पास। और वो कौन सा अधिकार है कि हम जब चाहे परिवार से अलग हो सकते हैं, हमको भाई परिवार में रहना, ये एक अधिकार उसका रहेगा। और परिवार का क्या अधिकार होगा, क्योंकि परिवार का भी तो कर्तव्य ही होगा, वहां तो अधिकार होगा नहीं। तो परिवार का सिर्फ एक अधिकार होगा कि हम जब चाहे तुमको निकाल सकते हैं, बिना कारण बताए। कारण नहीं बताना है। आजकल तो ये है ना कि कारण बताओ नोटिस, क्या कारण बताओ नोटिस, हमने तुमको साथ रखना चाहते हैं अलग। सीधा हम जब चाहे परिवार छोड़ सकते हैं, हम जब चाहे परिवार से निकाल सकते हैं। परिवार में तभी अनुशासन बना रहेगा, नहीं तो अनुशासन रह ही नहीं सकता है। क्योंकि जब परिवार में अधिकार हो गए तो हमारा भी अधिकार, तुम्हारा भी अधिकार, अधिकारी अधिकार लड़ता रहेगा, कर्तव्य तो है ही नहीं है किसी का। ये एक समस्या पैदा होगी। तो इस प्रकार राज्य क्या गड़बड़ कर रहा है वर्तमान समय में। राज्य सबसे बड़ी जो गड़बड़ी पैदा कर रहा है परिवार में, कि परिवार के सदस्यों को अधिकार दे रहा है, राज्य दे रहा है, कर्तव्य भाव नहीं सिखा रहा है, अधिकार दे रहा है। महिलाओं के ये अधिकार। अरे भाई एक बात सोचिए जरा सा, कि परिवार के अंदर महिला खाना बनाएगी कि महिला नेतागिरी करेगी कि मंदिर जाएगी, ये परिवार तय करेगा ना। कानून कैसे तय कर सकता है? तो परिवार में तय करने दीजिए ना कि महिला के क्या अधिकार होंगे, पुरुष क्या करेगा, ये परिवार बैठ के तय करे। इसमें क्या जरूरत है कि कानून दखल दे? तो कानून दखल दे रहा है, महिलाओं के ये अधिकार, पुरुषों के ये अधिकार। ये अब कानून वहां तक आ रहा है। एक बात सोचिए जरा कि किसी वृद्ध आदमी को सरकार ने कहा इसको 1000 रुपया पेंशन मिलेगा। ये 1000 रुपया पेंशन परिवार का होना चाहिए ना, उस आदमी का कैसे होगा? तो आप उसको 1000 पेंशन दे रहे हैं, 1000 में तो उसका खर्चा चलता नहीं है, बाकी कौन पूरा करेगा? तो आप इस झंझट में मत पड़िए, आपका काम नहीं है ये परिवार सोचेगा। और अगर कोई वृद्ध देखता है कि हमको परिवार वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है, हमको ये लोग हमको, तो अपना प्रॉपर्टी लेगा, जाकर के वृद्धाश्रम चला जाए, सरकार के पास चला जाए, समाज के पास चला जाए। जब वो परिवार छोड़ दे तो आप उसको बना दीजिए, जो देना हो दे दीजिए, सारा हिंदुस्तान दे दीजिए, हमसे क्या मतलब है। लेकिन जब तक वो परिवार का सदस्य है, तब तक अगर उसको कोई भी अगर कोई कष्ट होता है तो परिवार का होगा,
प्राप्त होता है तो परिवार का होगा। अब जरा सोचिए दिमाग में कि हमारे परिवार का एक सदस्य, कोई आदमी लॉटरी खरीद लिया, 1 रुपया में लॉटरी ले लिया वो तो, और 1 करोड़ रुपया आ गया। अब झगड़ा पड़ेगा कि 1 करोड़ रुपया किसका होगा। सरकारी कानून के मुताबिक उसका व्यक्तिगत हो जाएगा, और परिवार कहेगा कि नहीं ये तो परिवार का होगा, क्योंकि 1 रुपया तुमने खर्चा कहां से किया, परिवार से दिया। लड़ जाइए दोनों आदमी। नई व्यवस्था के अंतर्गत जो भी आएगा सब, अच्छा बुरा कष्ट सुख दुख जो आएगा, सारे अधिकार कर्तव्य सब जो होंगे सब परिवार के होंगे, और परिवार ही तय करेगा। कोई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। इस तरह परिवार एक टीम वर्क के रूप में काम करेगा, और जब टीम वर्क के रूप में काम करेगा परिवार, तो सरकार का बोझ कम हो जाएगा। वर्तमान में सरकार जो है वो 135 करोड़ व्यक्तियों की चिंता करती है, आगे चल करके उसको 30 करोड़ परिवारों की चिंता करनी पड़ेगी, व्यक्तियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर जब गांव को आप दे देंगे तो गांव को दे देंगे तो कुछ लाख गांवों की चिंता करनी पड़ेगी सरकार को। कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा, गांव चिंता करेगा अपना परिवार के विषय में। इस तरह अब जरा आप विचार करिए कि परिवार में जब शादी हो गई, बहू आ गई घर में, हम लोग तो संयुक्त हो गए। तो हम लोग जब आपस में संयुक्त हो गए तो अलग अधिकार रहा कहाँ किसी का। कोई ये कैसे कह सकता है कि ये महिला है तो ये पुरुष है तो इसका अलग इसका अलग, क्या मतलब है? सब बराबर। कोई भी किसी तरह का परिवार में अधिकारों का भेदभाव रहना ही नहीं चाहिए, सब ज्वाइंट, अलग अलग किसी का कुछ है। जो रहेगा सब संयुक्त रहेगा, संयुक्त रहेगा तो टीम वर्क रहेगा, टीम वर्क रहेगा तो विवाद नहीं पैदा होगा। और एक बात आप सोचिए कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हो। हम लोकतंत्र मजबूत करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में लोकतंत्र मजबूत हो और परिवार में लोकतंत्र ही ना हो। तो परिवार से ही तो लोग ऊपर जाते हैं। तो बचपन से तो उनको गुलामी सिखा दी गई, बचपन से ही। और हम चाहते हैं कि ऊपर में जाकर के लोकतंत्र हो। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम बचपन से ही लोकतंत्र सीख लें, परिवार से लोकतंत्र सीखें? परिवार से अगर हम लोकतंत्र सीख लेंगे तो ऊपर जाकर के लोकतंत्र मजबूत होगा। हम दुनिया को बता सकेंगे कि देखिए हमारे यहाँ का लोकतंत्र ये है। लेकिन हम लोकतंत्र सीख ही नहीं रहे नीचे से। नीचे से तो हम तानाशाही सीख रहे हैं एकदम से। अब ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग को बिल्कुल छोटे छोटे संशोधन करने हैं, बड़े संशोधन नहीं है। एक परिभाषा में संशोधन करिए, संयुक्त संपत्ति संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह परिवार माना जाएगा। इसी परिवार व्यवस्था में सब आधुनिक परंपरागत, सब इसी में लोकतंत्र, सब इसी में या कम्युनिस्टों का जो सिस्टम है वो भी सब इसी में शामिल हो गया इस परिभाषा में। एक दूसरा, सबके समान अधिकार, संयुक्त अधिकार सबके, कोई भेद किसी के साथ नहीं। तीसरा, जेनरेशन गैप, उसका आपस में सारा टकराव, जनरेशन का टकराव खत्म होना चाहिए। चौथा, आंतरिक संविधान, आंतरिक हमारे संविधान का केंद्र सरकार के संविधान से तालमेल होगा। ये चौथा सुधार होना चाहिए इस प्रकार का। और सरकार का कानूनी हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा उसके बाद। जब हमारा संविधान होगा
तो सरकार हमारे आंतरिक मामलों में कानून नहीं बना सकती है। इस प्रकार के यदि हम लोग कुछ सुधार कर लेंगे तो परिवार व्यवस्था बच जाएगी, और बच जाएगी नहीं, मजबूत हो जाएगी। लोग कहते हैं कि परिवार टूट जाएंगे। अगर परिवार में घुटन होगी तो टूटन ज्यादा होगी। अब लोग स्वतंत्रता क्या, परिवार में रहते हुए फिर स्वतंत्रता कहां से आ गई? परिवार तो एक टीम है। तो आप लोग सोचिए कि हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी एक टीम वर्क है। हर आदमी की स्वतंत्रता हो जाएगी क्या कि वो अपना मनमाना करे तो हम तो हमारी टीम हार जाएगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है ना। तो परिवार एक टीम है, और इसलिए परिवार में किसी की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ये आधुनिक परिवार व्यवस्था जो है, ये स्वतंत्रता के नाम पर 2% आधुनिक महिलाएं राजनेताओं के साथ आपस में घालमेल करके, दबाव बना करके, ये 2-3% आधुनिक महिलाएं स्वतंत्रता के नाम पर परिवार व्यवस्था तोड़ रही है, सारा ठग रही है, सब तरह का घालमेल कर रही है, परिवार व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। और इन लोगों का मेरा यह आरोप है कि ये 2% आधुनिक महिलाओं का नेता लोगों के साथ, नेता लोग इनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, और ब्लैकमेल होकर के परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। 50 तरह के कानून इसमें घुसा रहे हैं। इनसे पिंड छुड़ाने की जरूरत है, एकदम कड़ाई कर दीजिए। एकदम ज्यादा जो महिला सशक्तिकरण की बात करे तो दरवाजे से बाहर, परिवार सशक्तिकरण होना चाहिए, समाज सशक्तिकरण होना चाहिए, परिवार को एक इकाई, मजबूत इकाई होना चाहिए। महिला पुरुष सशक्तिकरण क्या, व्यक्ति सशक्तिकरण नहीं, परिवार सशक्तिकरण होना चाहिए, सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए इन लोगों का बहिष्कार करने की आवश्यकता है कि जो ये महिला सशक्तिकरण का नारा लगाते हैं नेता लोग, और ये कुछ 2% आधुनिक महिलाएं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने बहुत संक्षेप में इस विषय को रखने का प्रयास किया है। आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं, आप प्रश्न करेंगे तो मैं और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। चलिए, प्रश्न। जो इसमें संयुक्त प्रॉपर्टी का जो है कंसेप्ट, उसके हिसाब से तो ये कम्युनिज्म से काफी रिजेंबल करता है। नहीं, मान लो कम्युनिज्म में है कम्यून, कम्युनिज्म में और इस परिवार व्यवस्था में एक अंतर है। कम्युनिज्म में पहले परिवार नहीं बनता है, बाद में बनता है। इसमें तो पहले ही जन्मते ही बालक परिवार का सदस्य हो गया। कम्युनिज्म में नहीं है उस तरह से। कम्युनिज्म में तो लोग इस तरह अलग अलग परिवारों के लोग जुड़ते हैं और उसको कम्यून बनाते हैं। फिर कम्युनिज्म में संपत्ति का, जैसे तुमने पूछा है संपत्ति का, तो कम्युनिज्म में सारी संपत्ति सरकारी है, वो कुछ है नहीं है, तो कम्युनिज्म क्या है? यूनियन फिर क्या होता है? कुछ नहीं है वहां कोई मतलब कम्युनिज्म में सारी संपत्ति सरकार की है, व्यक्तिगत संपत्ति है ही नहीं। तो मतलब परिवार में ऐसा मान ले कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर मुखिया की हो जाए, हाँ, तब वो कम्युनिज्म। हाँ, वो सब सरकार का है, व्यक्ति का कुछ नहीं है। वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो संपत्ति व्यक्तिगत है ना भारत में अभी। तो अभी हम लोगों ने जो पश्चिम का व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत बनाया है, और वहां साम्यवाद में संपत्ति विहीनता का सिद्धांत है, संपत्ति है ही नहीं है। हम लोग बता रहे हैं कि संपत्ति संयुक्त होगी परिवार की, उसमें व्यक्तिगत संपत्ति का उसका हिस्सा कायम, अदृश्य हिस्सा रहेगा व्यक्ति का, जब चाहे तो अलग हो सकता है। हाँ, बताओ। तो उसमें क्या स्थिति बनेगी, थोड़ा सा तो क्लियर
लव मैरिज का जो प्रश्न है, तो एक बात सोचो कि लव मैरिज जब होता है तो लव मैरिज में एक पति एक पत्नी ये दोनों तो बन गए, एक लड़का पति बन गया और लड़की पत्नी बन गई, दो को तो चलो छूट है। माँ बाप कैसे सास ससुर बन गए, जबरदस्ती बन जाएंगे। जब माता पिता ने परमिशन ही नहीं दी है तुमको शादी करने की, तो तुम लोग पति पत्नी बन गए, जाओ अपना। और हमको सास ससुर कैसे बना दिया। फिर दूसरी बात यह है कि लव मैरिज विवाह क्यों होते हैं? विवाह के 4 उद्देश्य होते हैं। पहला, शारीरिक इच्छा पूर्ति, एक। दूसरा, संतान उत्पत्ति। तीसरा है सहजीवन की ट्रेनिंग, अनुशासन सीखना, ये तीसरा है। और चौथा है जन्मदाताओं के ऋण से मुक्ति। ये दोनों कहीं हवा में लड़का लड़की नहीं पैदा हुए हैं, किसी ने उनको जन्म दिया है, तो उनके ऋण से मुक्ति। तो आप लोग जो प्रेम विवाह हुआ उसमें 2 तो हो गया, शारीरिक इच्छा पूर्ति हो गई, संतान उत्पत्ति हो गई, और बाकी 2 का क्या होगा? माता पिता ने तुम लोगों को इसीलिए पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया बचपन में, और जब वो बूढ़े हुए तो तुम लोग दोनों अपना अलग होकर के चल दिए, मनमाना विवाह कर लिए। ये कैसे होगा? इसलिए सीधी सी एकदम से बात यह है कि विवाह जो है, विवाह में तीनों का होना चाहिए। लड़के लड़की की स्वीकृति, परिवार की सहमति और समाज की अनुमति, इन तीनों का मिलन होना चाहिए। फिर भी इन सब के बाद भी अगर लड़के लड़की प्रेम विवाह करते हैं तो परिवार उनको निकाल सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता है। और समाज भी बहिष्कार कर सकता है। समाज बहिष्कार कर सकता है, करता ही है। समाज बहिष्कार कर सकता है। कानून बनाने वाले नासमझ लोग कहते हैं बहिष्कार कैसे समाज करेगा, जैसे समाज कुछ है ये नहीं है, यही लोग सब कुछ है। हमारे बहिष्कार पर रोक, परिवार बहिष्कार नहीं कर सकता है, रोक, और वो मालिक। तो इसलिए इस प्रकार के जो विवाह हैं इनको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप इनको बलपूर्वक नहीं रोक सकते। और प्रश्न? हाँ बताइए। राज्य परिवार व्यवस्था तोड़ने के कौन-कौन से उपाय करती है? देखिए, राज्य जो है वो सबसे पहले तो ये करता है कि परिवार को टीम वर्क नहीं बनने देता है, बल्कि परिवार के अंदर व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दे देता है। संपत्ति का अधिकार दे दिया, अलग से सारे अधिकार दे दिया, कर्तव्य भावना समाप्त हो गई अंदर में। दूसरी बात कि महिलाओं को विशेष अधिकार दे दिया परिवार में। जब परिवार में अगर कोई महिला हमारे परिवार में है तो वो माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। महिला और पुरुष अलग अलग नहीं हो सकते हैं परिवार में, क्योंकि ज्वाइंट है। तो राज्य ने उनको अलग से अधिकार दे दिया, तो व्यक्तियों को उसने अलग अधिकार दे दिए, संपत्ति के और सब प्रकार के अधिकार दे दिए। और अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो परिवार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसको परिवार कुछ नहीं कर सकता है। ये सब सारी गड़बड़ियां पैदा हुई है। राज्य तो आपको एक बात और बता दें, आप अच्छे वकील हैं और मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत में परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता ही नहीं दी गई है, और इसलिए कानूनी मान्यता दे दी गई परिवार को। तो परिवार को विषय में वो लोग आंतरिक कानून बना दे रहे हैं। संवैधानिक मान्यता क्या हुआ है भारत में?
भारत में जाति और धर्म ये दोनों समाज को तोड़ते हैं ज्यादा। तो जाति को मान्यता संविधान में दे दिए और धर्म को मान्यता दे दिए, परिवार को मान्यता नहीं दिए और गांव को मान्यता नहीं दिए संविधान में। तो परिवार गांव को निकाल दिया। सबकी नीयत खराब थी। अम्बेडकर, नेहरू जो है ना, सब लोगों ने बहुत नीयत खराब थी लोगों की, इसलिए इन्होंने ये किया है। और प्रश्न आप लोग बताइए कोई। प्रश्न है, आपने बताया कि परिवार अपना अलग अलग संविधान बना सकता है, ठीक है, लेकिन परिवार से जो जरूरत पड़ेगी परिवार को अपना संविधान रचना बनाएगा। प्रश्न यही है कि परिवार अपना संविधान क्यों बनावे। तो परिवार को अपना आंतरिक संविधान बनाना है। हर परिवार अपना एक अगर आंतरिक संविधान बनाता है तो राज्य का बोझ कम होगा ना। एक बात आप जरा समझिए कि राज्य के पास अगर शक्ति है 100 किलो वजन उठाने की और राज्य ने उठा लिया 1000 किलो, तो स्वाभाविक है कि राज्य अक्षम हो गया, चल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो 100 किलो ही शक्ति है उसकी उठाने की। अगर उसका 900 किलो वजन हम लोग बांट ले आपस में, तो राज्य 100 किलो वजन उठा करके आराम से चल सकेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग अपना संविधान, आंतरिक संविधान सब बना ले, राज्य का बोझ कम हो जाएगा, राज्य की सक्रियता बढ़ जाएगी और सारी व्यवस्था ठीक ठीक चलने लग जाएगी। इसलिए परिवारों को अपना आंतरिक संविधान बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को उसमें किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए। मेरा अपना विचार इस तरह से है। एक प्रश्न है, परिवार व्यवस्था में आपने पांच सुधार जरूर की दी है। अगर एक सुधार करते हैं तो इससे परिवार में नहीं, जो परंपरागत परिवार व्यवस्था है, देखिए अभी तक 2 प्रकार के लोग हैं भारत में, तो ये दोनों प्रकार के लोग गलत हैं। एक प्रकार वो लोग, उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि जो कुछ पुराना है सब आंख बंद करके मानने लायक है। वो समझते ही कुछ नहीं, नासमझ लोग हैं ये लोग। नासमझ लोग जो ये कहता है कि जो पुराना है आंख बंद करके स्वीकार करो उसको, उस पर विचार मत करो, तो ये नासमझ लोग हैं। और एक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो पुराना है वो पूरी तरह गलत है, उसको किसी भी तरह से बदलो। ये चालाक लोग हैं। ये वास्तव में जो लोग ये बदलने के पक्षधर हैं ज्यादा, सब कुछ बदल दो सब, ये या तो पश्चिम से प्रभावित है या साम्यवाद से प्रभावित है। ये परिवार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये नासमझ नहीं है, ये धूर्त है। जो लोग सब कुछ पुराना गलत है तो ये समझ लीजिए कि ये धूर्त है। और जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पुराना ही सही है, कोई इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, ये नासमझ है। और इसलिए क्योंकि हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते रहने चाहिए, यही तो खोज होती है। यही तो कुंभ में होता था ना पुराने जमाने में, हर 6 वर्ष 12 वर्ष में कुंभ होता था, सारे विद्वान इकट्ठे होते थे, सारे रिसर्च वहाँ टकराते थे, मंथन होता था और तब कुछ नया संदेश दिया जाता था समाज को। इस जमाने में, पुराने जमाने में, अब वो बंद हो गया सब और इसलिए संशोधन की गुंजाइश बंद हो गई। मृत महापुरुषों के विचार कभी भी बिना विचारे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो आजकल हम लोगों को लोग कहते हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है, अगर किसी से पूछिए सत्य क्यों बोलना चाहिए, तो कहेंगे कि फलाने ग्रंथ ने लिखा है। किसी से पूछिए अहिंसा
क्यों करनी चाहिए? अहिंसा क्यों अच्छी है? बुद्ध ने कहा है। किसी से अगर और कुछ पूछिए तो कहेगा मार्क्स ने कहा है। अरे ना समझ भाई, तू क्या कह रहा है? तू भी तो कुछ कहा। तो तू अब अपना तो एक लाइन कह ही नहीं रहा है। वो मार्क्स का कह रहा है, वो बुद्ध का कह रहा है, वो अरस्तु का कह रहा है, वो सबका कह रहा है, कोई गांधी का कह रहा है। गांधी ने ये कहा था, गांधी ने कहा था चरखा चलाओ। अरे तू कह रहा है क्या कि चरखा चलाओ? तो वो खुद नहीं कह रहा है, गांधी कह रहा है। अब दिक्कत क्या आती है? अगर मैं कहूं कि नहीं अब बेकार है चरखा चलाना, अब हम लोगों को अब आधुनिक तरीके से चलना चाहिए, तो अगर मैंने कह दिया तो गांधी कट गए, क्योंकि उसने गांधी का नाम ले दिया है तो हम गांधी का विरोध करने लग गए। इसलिए ये जो पुराने लोगों का नाम लेते हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं कुछ नहीं है। अपनी बात कहिए कि आप क्या कर रहे हैं, पुराने लोग क्या कहते हैं करने दीजिए। और बता, कोई प्रश्न हो? नहीं, परिवार तो एक स्वाभाविक संगठन है, तो परिवार को एक संगठन का स्वरूप देना चाहिए। जैसे आप ये बताइए कि परिवार का कोई सदस्य अगर परिवार की अनुमति के बिना, परिवार की अनुमति या सहमति के बिना किसी दूसरे संगठन में जाकर के जुड़ता है तो गलत है। अब दूसरी बात आप ये सोचिए कि एक मंत्रिमंडल है अपने देश में, बना हुआ मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं माने तो मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि टीम वर्क है वहां पर भी पूरा। तो टीम वर्क है ना, उसी तरह से परिवार को एक संगठन के रूप में, एक टीम वर्क के रूप में होना चाहिए। परिवार का अगर कोई सदस्य परिवार की सहमति अनुमति के बिना अगर कहीं किसी के साथ जुड़ता है तो उसको परिवार से एकदम से निकाला जा सकता है, अधिकार होना चाहिए परिवार। और कोई छोड़ना चाहता है तो उसको भी अधिकार होना चाहिए। इस तरह परिवार को एक संगठित इकाई के रूप में होना चाहिए। परिवार, गांव ये स्वाभाविक व्यवस्था की इकाइयां हैं, इसलिए इनको संगठित होना चाहिए। लेकिन अन्य संगठनों की जरूरत नहीं है अभी वर्तमान में। अभी जो अन्य संगठन बन रहे हैं ये तो परिवार को तोड़ करके बन रहे हैं। परिवार एक स्वाभाविक संगठन है, गांव एक स्वाभाविक संगठन है, जिला एक स्वाभाविक संगठन है। इसलिए इन संगठनों को माना जा सकता है। और ये जो संगठन बन रहे हैं ये इन संगठनों को कमजोर कर रहे हैं, स्वाभाविक संगठनों को, व्यवस्था की इकाइयों को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए मैं इन संगठनों का विरोध करता हूं और परिवार को एक मजबूत संगठन के रूप में देखना चाहता हूं। प्रमोद केशरी जी का प्रश्न है। हाँ, आप जो परिवार की परिभाषा बता रहे हैं उसमें परिवार का विकास कम होगा, जबकि व्यक्तिगत परिवार में विकास की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। नहीं, व्यक्तिगत परिवार क्या होता है? दो आदमी मिलकर परिवार बन गया हमारी परिभाषा के मुताबिक। और फिर एक प्रश्न यह आता है कि अगर व्यक्ति एक इकाई होगा, व्यक्ति, तो व्यक्ति को अगर इकाई मान लिया जाएगा तो उस व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? तो तब आप कहेंगे राज्य देगा। तो वो व्यक्ति भी जब किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं तो वो भी तो किसी की गारंटी नहीं दे रहा है, वो तो अकेला है। इसलिए व्यक्ति को किसी न किसी के साथ जुड़ना ही चाहिए। सबसे पहली जो इकाई है हमारी ये है परिवार, पहली इकाई। दो आदमी मिलकर के परिवार बना लेना, कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें तो परिवार बनाने में। दो आदमी को हम परिवार मान लेते हैं। एक से अधिक, अकेला अगर कोई व्यक्ति है तो वो संपत्ति नहीं रख सकता है। अकेला संपत्ति होगी तो ज्वाइंट होगी।
ये कानून बना दिया जाए एकदम कि संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होगी, संपत्ति संयुक्त होगी 2 आदमी की, तो संपत्ति के झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब संपत्ति ज्वाइंट होगी तो स्वार्थ भाव घट जाएगा। ये मैं मानता हूं कि विकास पर उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, हो सकता है, व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन संयुक्त विकास होगा। तो संपत्ति में जब स्वार्थ भाव अगर घट जाएगा तो मेरे हिसाब से व्यवस्था उससे और अच्छी होगी, मजबूत होगी, सामूहिक भाव पैदा होगा उससे। और कोई प्रश्न बचा है किसी का? मैं एग्जांपल के तौर पे प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे बिल गेट्स है, अब उसका एक बेटा हुआ, और अब जैसे भाई अगर पूरा से बांट देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसकी प्रॉपर्टी को, और उसके बेटे को लगे कि भाई मैं तो इतना अमीर हूँ, मैं तो ऐसे ही छोड़ के जा भी सकता हूँ, मैं तो अपना खुद का स्टार्ट कर लूंगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, तो ऐसे ही निकल जाएगा। बताओ क्या है इसका प्रश्न ये है कि मान लीजिए बाप ने बहुत पैसा कमाया और बेटा नालायक निकल गया, हाँ, तो वो उसको तो हर वक्त ये रहेगा, एक गारंटी रहेगी कि जब भी मैं घर छोड़ूंगा तो बाप की आधी प्रॉपर्टी मेरी है, हाँ, या जितने भी परिवार के, ठीक है। तो ना तो वो कुछ काम करेगा और इस चीज का गलत फायदा भी उठा सकता है। नहीं, बेटा नालायक निकल रहा है तो शुरू में ही पता चल गया। तो जब आपको पता चल गया कि बेटा नालायक है तो अलग कर दीजिए उसको। तो आखिर तो प्रॉपर्टी दे के अलग करना हाँ, तो पड़ेगा। प्रॉपर्टी शुरू में ही दे करके अलग आप कर दीजिए उसको शुरू में ही, क्योंकि नालायक बाद में आपको पता चला तो मूर्ख आप हैं। और फिर एक बात और है कि बेटा नालायक निकल रहा है तो इसमें कुछ आपकी भी तो गलती है। बेटा कहाँ से बन गया वो? तो एक बात तो ये हो गई। अब फिर एक बात ये है कि अगर वो नालायक ही है, मान लीजिए, अलग कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम अपना कमा, तुम अपना चलाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि रहेंगे साथ में और कमा के रखेंगे हम अपना अलग? ये कैसे संभव है? व्यक्तिगत संपत्ति परिवार में व्यक्तिगत किस तरह से संपत्ति हो सकती है? अगर वो नहीं कमा रहा है, अलग कर दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई हम ही सारा कमा रहे हैं और बाकी सब खा रहे हैं, अलग हो जाइए और उसके बाद आप कमा लीजिए ना, सारा जितना कमाना हो सब कमा लीजिए, उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक साथ में हैं, और एक बात और समझ लीजिए कि अभी तो हम खूब कमा रहे हैं और हो गया एक्सीडेंट और हम हो गए अपाहिज, तो हमारा कौन चलाएगा? तो परिवार ही नहीं चलाएगा। तो परिवार एक प्रकार का इंश्योरेंस भी है जीवन भर के लिए। आप मर गए, आपकी पत्नी कौन खर्चा चलाएगा? तो इसलिए संयुक्त परिवार एक प्रकार का इंश्योरेंस भी है और इसलिए संयुक्त परिवार होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे किसी को भी अगर ऐसे अलग कर देंगे तो अपना तो नुकसान हो ही रहा है उसमें। हाँ, प्रॉपर्टी तो चली जाएगी जो हम लोग ऐसे कमा के रखेंगे। नहीं, प्रॉपर्टी तो उसकी अकेले की गई ना। प्रॉपर्टी जो गई तो प्रॉपर्टी तो उसका अकेले का हिस्सा गया, हमारा तो कोई हिस्सा गया नहीं। प्रॉपर्टी गई है, ऐसा तो है नहीं कि वो तीसरा हिस्सा लेगा। हम लोग आदमी हैं 20 परिवार में, तो 20 आदमी है, 20वां हिस्सा लेके अलग हो जाएगा। और क्या उचित होगा कि उसको एक पैसा भी न दिया जाए, निकाल दिया जाए? क्या उचित होगा? क्या ये कि उसको हम बाहर निकाल दें? क्या ये उचित होगा कि परिवार जो चाहे, जिसको चाहे उसको छूट ही ना दे कुछ भी? ये उचित भी नहीं होगा। तो ऐसे जनरली कोई निकालता नहीं है, और अगर ऐसे अब निकाल के देंगे तो भाई कमाए तो वो सिंगल पर्सन ही और रहेगा। अच्छा, और एक बात ये बता कि कोई निकम्मा हो, कुछ नहीं कमा रहा है और वही कहे कि सब मैं कमा रहा हूं, तब कैसे होगा?
तो जो कमाने वाला है, कमा रहा है बेचारा, उसको तो कुछ नहीं देगा वो। क्योंकि आज परिवार में ये भी तो हो रहा है ना, निकम्मे लोग ये समझ रहे हैं कि सारा हम ही कर रहे हैं। जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो दिमाग लगा रहा है, उसको तो समझ ही नहीं रहे हैं। और जो हराम का बैठे बैठे खाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये पूरा परिवार हम चला रहे हैं। तो अगर ये अधिकार उनको दे दिया गया किसी को भी, तो जो कमाने वाला है उसको शून्य करके निकाल देंगे वहां से, घर से। इसलिए दुतरफा समस्या है। सबको साथ रखिए। हाँ, जब तक साथ है तब तक समान अधिकार दीजिए, और नहीं तो अलग कर दीजिए। अभी आज मैंने पढ़ा है, आज पेपर में, कि एक पति पत्नी कहीं विदेश में, उनको तलाक के लिए सरकार के यहाँ परमिशन नहीं मिला दोनों को, और तलाक का कैसे लड़ते रह गए और बर्बाद हो गए पूरा केस लड़ते लड़ते। क्या एक बात आज तक मैं नहीं समझा अभी तक, कि क्या किसी को अलग होने के लिए भी किसी की परमिशन चाहिए? क्या मतलब है परमिशन? क्या आप किसी को बांध के रख सकते हैं? पति पत्नी अलग अलग होना चाहते हैं, तो अलग अलग होने से आप उनको रोक कैसे सकते हैं? हम नहीं साथ रहना चाहते। एक सेकंड भी किसी को बलपूर्वक रोक कर रखना अपराध है। तो ये जो कानून बना हुआ है, तलाक पर प्रतिबंध का जो कानून बना हुआ है कि तलाक के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, ये अपराध है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, हमारी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आप किसी को एक क्षण भी रोक कर नहीं रख सकते हैं बलपूर्वक। ये रोक के रख कर अलग अलग हो गए तो परमिशन चाहिए। अब ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं। तो पर इस टूटन से समाज को बचाना भी जरूरी है। टूटन से बचाने के लिए घुटन से बचाना जरूरी है। अगर घुटन रहेगी तो टूटन से नहीं बचा सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी यह है, परंपरागत जो परिवार हैं उनमें घुटन है, अब आधुनिक परिवारों में टूटन है। तो घुटन से जब हम लोग मुक्ति देंगे तो परिवारों में टूटन रुक सकती है। घुटन से मुक्ति देंगे तब। लेकिन हम लोग घुटन से मुक्ति नहीं दे रहे हैं, ये मोटी मोटी बात है। तो अब और कोई बात है कि समाप्त करना है? चलिए। हमें लगता है मुझे कि आपकी आदर्श परिवार व्यवस्था से जो अभी परिवारों के अंदर निकम्मे और कुछ अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे छुपे जाते हैं, वो सब खुल करके सामने आ जाएंगे। परिवार उनको अपने आप घर से बाहर कर देगा। हाँ, ये बात सही है कि परिवार एक अनुशासित इकाई होगी, और जो थोड़ा सा भी जो माने आपराधिक प्रवृत्ति के परिवार में होंगे, वो परिवार से डरेंगे। अब परिवार भी डरेगा। मेन बात तो ये है कि परिवार डरेगा। अब एक बात आप समझ लीजिएगा, आप सब लोग, कि परिवार का कोई सदस्य परिवार में रहते हुए पुलिस में नहीं जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है। परिवार में रहते हुए परिवार में ही निपटेगा। अगर किसी को कोर्ट जाना है तो वो परिवार छोड़ करके ही जा सकता है। मुकदमेबाजी भी बहुत कम हो जाएगी। अभी तो परिवार में है और चले जा रहे हैं, कोर्ट चले जा रहे हैं। तो परिवार एक ऐसी इकाई होगी। और दूसरी बात कि अगर किसी अपराधी को परिवार ने अगर कह दिया कि ये निरपराध है, तो सरकार उसको तत्काल गिरफ्तार नहीं कर सकती है। परिवार जमानत लेगा उसके लिए। और अगर वो आदमी मान लीजिए फरार हो गया तो पूरा परिवार जेल जाएगा। परिवार एक इकाई होगी, परिवार का मुखिया जिम्मा लेगा उसका, तो आपका जेल में भीड़ कम हो जाएगी एकदम से। तो ये क्योंकि परिवार जिम्मेदारी लेगा ना पूरा।
इसलिए परिवार जल्दी सोच समझ करके जिम्मेदारी लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं। भैया जाओ तुम अपना अलग रहो, तुमने अपराध किया है, तुम अपना कानून झेलो, हमारे परिवार से अलग हो जाओ। इसलिए अपराध कम हो जाएंगे। अभी तो क्या है कि लोग मदद कर रहे हैं। तो अब हम लोग आज की चर्चा को अब समाप्त करें। आज जो हम लोगों ने चर्चा की है, तो अब अगले रविवार को फिर हम लोग बैठेंगे। अगले रविवार का विषय हम लोग बना रहे हैं शराब, नशा, नशा में भी शराब। और इस बात पर चर्चा करेंगे कि शराब पीने का क्या नुकसान है, शराब पीने का क्या लाभ है, क्या हानि है, एक बात। दूसरी बात कि शराब पीना अपराध है कि अनैतिक, मतलब शराब को क्या सरकार के कानून से रोकना चाहिए कि समाज को रोकना चाहिए। तीसरी बात कि शराब जो है, ये शराब अपराध को बढ़ावा देती है या अपराध और शराब का कोई संबंध नहीं है। ये 3-4 बातें हैं जो आपको लगेगा कि बिल्कुल विचित्र बातें हैं। आप लोग जो सुनते हैं ना, सुन करके आप लोग कुछ भी धारणा बना लिए हैं कि शराब को गाली देने के लिए कुछ भी बोल देना शराब के बारे में। मैं अगले सप्ताह आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा, एक सप्ताह के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और अगला विषय होगा नशा, और नशे में भी मुख्य रूप से शराब की भूमिका नशा में। तो अब मैं आज अपने इस विषय से विदा लेता हूँ। नमस्कार।